सबसे पहले बुलेटिन में एबीपी गंगा आपको बहुत बड़ी खबर देगा। असली अनामिका से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है और वो जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में गोंडा पुलिस लापरवाह बनी हुई है, लापरवाही बरती जा रही है। असली अनामिका से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, इतना बड़ा घोटाला हुआ है और अनामिका की तहरीर पर, असली अनामिका की तहरीर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो एफआईआर उन्होंने लिखवाने के लिए कहा गया, उस तहरीर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पीड़िता की शिकायत पर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। शहर कोतवाल गोंडा को तहरीर दी गई लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप अंदाजा लगाइए लापरवाही का, फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना गंभीर मामला और इस मामले में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन वो अनामिका जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी, जिसको ढूंढा जा रहा था कि असली कौन है, असली अनामिका खुद सामने आए और अपनी बेबसी को उन्होंने बताया कि वो तो बेरोजगार है। उन्होंने जब फर्जीवाड़े की शिकायत की पुलिस से, तो पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। ये शहर कोतवाल गोंडा को तहरीर दी गई थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। एबीपी गंगा सवाल उठा रहा है, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा? अनामिका के इस पूरे प्रकरण को क्यों कोतवाल ने हल्के में लिया है, या कोई दूसरा पॉलिटिकल दबाव था जिसके कारण उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की? एफआईआर दर्ज करने से क्यों रोका खुद को, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? ये सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतने बड़े फ्रॉड में ये लापरवाही क्यों और कैसे बरती जा रही है? क्यों मॉनिटर नहीं हो रही अभी भी चीजें? तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनामिका शुक्ला जो एक होनहार शिक्षिका बन सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वो ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन उनके नाम से खेला गया खेल। शिक्षा विभाग लगातार सवालों के घेरे में है और लगातार घिरता ही चला जा रहा है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी है, उसके खुलासे की हर तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जिसकी शुरुआत आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने अनामिका के खेल से पर्दा उठाकर की थी। और अब एबीपी गंगा ने असली अनामिका के रहस्य से न सिर्फ पर्दा उठाया, बल्कि हमारी टीम असली अनामिका के इलाके तक पहुंच गए हैं और वहां से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा शिक्षकों के इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे। कैसे, किस तरह, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा घोटाला चलता रहा? आखिर कौन है जो अपने फायदे के लिए भविष्य को संकट में डाल रहा है? सिर्फ डाल नहीं रहा है, संकट में डाल दिया गया है। और ऐसे शिक्षकों को व्यवस्था के अंदर अभी भी डाला जा रहा है जिन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता। ये शिक्षक हैं जो नाम नहीं बता पाते हैं और इनका आईक्यू लेवल, इनकी जनरल नॉलेज शून्य है। हमारे संवाददाता संतोष गोंडा से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि यहां से असली अनामिका सामने आई। क्या आपकी बात हुई है असली अनामिका शुक्ला से? देखिए, गोंडा अचानक से कल शाम 2 बजे के आसपास से उस समय पे चर्चा में आ गया जब जिस अनामिका शुक्ला की उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में हाहाकार मचा हुआ था। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को सामने आना पड़ा कि अनामिका शुक्ला के नाम पर जो फ्रॉड हुआ उसकी जांच करवाई जा रही है और करीब 9 जिलों में अनामिका शुक्ला को नौकरी दी गई और उनमें से 6 जिलों में नौकरी की भी गई। और उनके जो भी लोग नौकरी कर रहे थे अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर अनामिका शुक्ला बनकर, उनको खाते में करीब 12 लाख से ज़्यादा की रकम उनको बतौर तनख्वाह भी दे दी गई। ये जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो गोंडा अपने आप में चर्चा में उस वक्त आया जब गोंडा की रहने वाले अनामिका शुक्ला यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुँचती हैं। वो दावा करती हैं कि वही असली अनामिका शुक्ला हैं और वो जब मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसको देखने के बाद वो सामने आई हैं और उनका दावा है कि उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ किया गया। दरअसल अनामिका शुक्ला का जो पूरा जो एजुकेशनल जो करियर ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस पर हम बात करेंगे, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, क्या क्या उन्होंने किया, इस पर मैं बात करने वाला हूं आपसे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो महिला जिसको शक के दायरे में रखा गया था, हर कोई सवाल उठा रहा था, वो अभी तक सामने नहीं थे, वो सामने आई, उन्होंने अपनी व्यथा रखी, शिकायत की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। गोंडा पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई अभी तक?
देखिए, ये इतना बड़ा मामला है कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग घिरा हुआ है। शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पीड़िता ने अपनी तहरीर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी और एसपी गोंडा को भी दी, और इस बात के लिए उसने ऑनलाइन भी रजिस्टर कराया कि उसकी एफआईआर की जाए, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मिसयूज़ हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 20 घंटे से ज़्यादा 20 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस हाईटेक होने का दावा करती है कि ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज कराइए। अनामिका शुक्ला ने कहा कि उसने ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई थी, और यहाँ पर जो तहरीर दी थी उसने कल जो बीएसए को, उसी की एक कॉपी यहाँ गोंडा पुलिस को भी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकरण ने, जिस मामले ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेर के रखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उस पूरे मामले में जब असली पीड़िता आती है, पीड़िता अनामिका शुक्ला खुद है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है। और वो सबसे बड़ी आयरनी ये है इस सिस्टम की कि वो खुद बेरोजगार है। उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके सर्टिफिकेट्स के नाम पर 6 जिलों में लोग नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए उनके खातों में जमा हो गई, लेकिन वो खुद बेरोजगार है। और वो जब इसकी शिकायत लेकर के उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है, वो एफआईआर दर्ज कराने गई, तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जांच होगी और किस तरीके से शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये एक जिले का नहीं है, ये एक नेक्सस नहीं है, ये पूरा नेक्सस हर जिले में फैला हुआ है। ऐसा ही नहीं कि गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला के नाम पर सहारनपुर में भी नौकरी मिल जाती है, बागपत में भी नौकरी मिल जाती है, प्रयागराज में भी नौकरी मिल जाती है, कासगंज में भी नौकरी मिल जाती है। अब संतोष, मेरा सवाल ये है कि महकमे को मालूम नौकरी कर रही है कि अनामिका के नाम से पूरा का पूरा खेल हुआ है, महकमे को ये भी पता चल गया कि किन किन के खातों में पैसा गया है। अब सवाल ये है कि जब महकमे को ये सारी चीजें मालूम है, डेटाबेस उन्हीं ने दिया है, उन्हीं को ये चीजें मालूम है, तो फिर उन लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, गिरफ्तारियां मामले में क्यों नहीं हुई अभी तक? और मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को जरा परत दर परत बताएं कि किस किस महकमे की मिली भगत से हुआ हो सकता है, कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है। देखिए, जो अनामिका शुक्ला ने जो अप्लाई किया था, जो अनामिका शुक्ला का पूरा मामला चल रहा है, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते हैं, यहाँ पे टीचर के लिए, साइंस के टीचर के लिए अप्लाई हुआ। और ये साल भर का एक, कहा जाए कि अगर संविदा पर ये नौकरी होती है तो वो संविदा शिक्षक के लिए ये पद निकाले गए। 2017 में जो असली अनामिका शुक्ला हैं, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और तमाम जिलों में उन्होंने वो एग्ज़ाम को पास किया। चूँकि उनका जो एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड था बहुत अच्छा था, लिहाजा वो मेरिट में आई, लेकिन वो काउंसलिंग में नहीं पहुंच सकी। काउंसलिंग में वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि उनके यहाँ पे एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके चलते वो नहीं पहुंच सकी। ऑपरेशन हुआ था जिसके चलते वो नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स का कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ। यही वजह थी कि अनामिका शुक्ला के मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के चलते उनके जो मार्क्स थे वो किसी भी मेरिट में, किसी भी जिले की मेरिट में आ रहे थे, लिहाजा उसके नाम पर वसूली की गई 1 से 1.5 लाख रुपए तक। जो कासगंज में जो प्रिया सिंह जो अरेस्ट हुई है, सुप्रिया, उसने भी कहा कि उसने 1 लाख रुपए किसी राज सिंह नामक व्यक्ति को दिए थे, उसके जरिए उसको ये नौकरी मिली। यानी कि 1 डिग्री 1 नाम, लेकिन कई लोगों को नौकरी दी गई। यानी कि संतोष, इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो गई है कि सिस्टम का कौन हिस्सा बन जाता है, और हिस्सा बनने के बाद उसको कितने पैसे जाते हैं, कब कब जाते हैं, ना तो इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी देखता है। शून्य, जीरो विजिलेंस। देखिए जी, आप सवाल दोहराएं राजीव। सवाल संतोष यही है कि ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिस्टम में से जो भी जुड़ रहा है, ना तो प्रशासन के अधिकारी समझते हैं कि उनको देखना चाहिए कि कौन जुड़ रहा है, किसको पैसे जा रहे हैं, किसको नहीं जा रहे हैं, यानी कि किसी तरह की कोई विजिलेंस, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग अभी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। उसका टॉपर गिरफ्तार होकर के जेल चला गया, उसको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। ये अपने आप में शिक्षा विभाग के किस तरीके से अंधेर मचा रखा है कि यहाँ पर एक नकल का जो माफिया राज चला हुआ है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में जो नकल जो राज चलता था, वो अब भर्ती घोटालों में चलने लगा। भर्ती का घोटाला हुआ, खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, उसमें 1701, यानी उत्तर प्रदेश में 1701 फर्जी शिक्षक आइडेंटिफाई हुए हैं और अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। यानी कि 1000 से ज्यादा फर्जी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो गए हैं। ये कैसे भर्ती हो गए,
जिले का जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो जिम्मेदार है। जो जिले में डाइट होता है, जहाँ पे प्रशिक्षण होता है टीचर्स का, वहाँ पे एक कमेटी होती है, वो डाइट का प्रिंसिपल, बीएसए, ये लोग वहाँ पे बाकायदा ज्वाइनिंग करते हैं। हम और आप जब कोई नौकरी करने जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई नौकरी करने जाता है, तो जब हाई स्कूल और इंटर में जब परीक्षा देता है तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है कि उसने वो बोर्ड में परीक्षा इस अनुक्रमांक पर, इस रोल नंबर पर पास भी की नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग में नौकरी दे दी गई, और वो भी अनामिका शुक्ला के नाम पर, और एक अनामिका शुक्ला की डिग्री पर 6 जिलों में नौकरियां दे दी गई, तो उनको खाते में उनके पैसे भी डाल दिए गए। यहाँ बेरोजगारी एक तरफ, और सबसे बड़ी बात कि असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। तो ये शिक्षा व्यवस्था में अंधेरगर्दी की इंतहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग, संतोष, ये प्रक्रिया में आपसे समझने वाला हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इससे बड़े आसानी से दर्शक समझ पाएंगे कि जब किसी की नियुक्ति होती है तो वो किस प्रक्रिया से गुजरता है। मसलन एग्जाम देता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, फिर इंटरव्यूज भी क्या होते हैं। क्या इस प्रक्रिया से सब लोग गुजरे नहीं, या गुजरे थे तो सारे अधिकारियों से सेटिंग थी तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई नियुक्ति होने में, नियुक्ति मिलने में? देखिए, अगर ये सारी प्रक्रिया पारदर्शी होती तो ना हम यहाँ खड़े होते, ना आप सवाल पूछ रहे होते राजीव। क्योंकि सबसे बड़ी बात की जो प्रक्रिया है वही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई कि वहाँ पर जो अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ, उसके बाद उसके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थी तो उसके लिहाजा उसका वहाँ पर मेरिट में वो नाम आ जाता। चूंकि ये संविदा के तौर पर काम होता है, 1 साल के लिए नियुक्ति होती है, लिहाजा जिले का जो डाइट के प्रिंसिपल होंगे, या जो जिम्मेदार जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, चाहे वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का प्रिंसिपल हो, जो भी इस कमेटी में होंगे, वही इसका सिलेक्शन करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अनामिका शुक्ला के नाम के डॉक्यूमेंट जमा हुए तो उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? और कोई व्यक्ति अनामिका शुक्ला बन करके आ रहा है, 1 जिले में नहीं 9 जिलों में वो नौकरी मिल जाती है, और 9 जिलों में से 6 जिलों में नौकरी भी कर रहे हैं दूसरे नामों से। प्रयागराज में जब मामला खुला तो वो इस्तीफा देके चली गई मैडम कि वो अनामिका शुक्ला बन करके जब तक चल रहा था तब तक चल रहा था, फिर उनकी माताजी बीमार हो गई और अब वो फरार हो गई हैं। कासगंज में एक अनामिका शुक्ला जो तथाकथित बनकर के नौकरी कर रही थी, वो इस्तीफा देने के लिए पहुंची थी तो बीएसए ने गिरफ्तार करवा लिया। तो अपने आप में ये व्यवस्था में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो सवांध आ गई है, जो अधिकारियों के कुल मिलाकर, यानी कि वो 12वीं पास कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फर्जी मार्कशीट भी बनवा सकता है, फर्जी डिग्री भी बनवा सकता है, और उसी बिहार पर वो शिक्षक भी बन सकता है और बच्चों को पढ़ा भी सकता है कि देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के फिलहाल धन्यवाद। लेकिन जरा सवालों को आप देख लीजिए, सवाल एबीपी गंगा लगातार उठा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, इन सवालों को उठा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है कि अब तक ये फर्जीवाड़े का रैकेट चलता कैसे रहा। आखिर ऐसे फर्जी शिक्षक जिन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, तो इनको अपने विषयों के बारे में जानकारी कहां से होगी? तो ये कैसे पढ़ाएंगे? भविष्य को खतरे में डालने वाले कौन कौन है, और कितने अनामिका घोटाले उत्तर प्रदेश में? सवाल ये भी कि अगर ऐसे ही घोटाले होते चले गए, बेहिसाब ऐसे घोटाले फर्जीवाड़े होते चले जा रहे हैं, जिम्मेदार इसके लिए कौन है? ये फर्जीवाड़े का माफिया का राज कब तक चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में, और फर्जीवाड़ों की भरमार है, कैसे खत्म होगा ये भ्रष्टाचार? मंगलवार को यूपी कैबिनेट की जो एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें फैसले लिए गए, जिसमें लगभग 16 प्रस्ताव पास हुए। सबसे बड़ा फैसला गो कृषि के लिए लाया गया अध्यादेश है। तो एक तरफ बहुत सारे मसलों से गुजर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, तो दूसरी तरफ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि इस कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो कौन कौन से हैं। गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020, इसको लाया गया है। योगी सरकार ने इस अध्यादेश को इसलिए मंजूरी दी है, अब इसके तहत और ज्यादा कड़े प्रावधान हो जाएंगे, सजा और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। 10 साल तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा यूपी निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन को भी मंजूरी मिली है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा के आधार पर चयन के लिए चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। 1 साल के अंदर 25 करोड़ पौधारोपण लगवाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो कैबिनेट की यह बैठक हुई जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, कैबिनेट की बैठक में जो जो निर्णय लिए गए हैं, ये आम जनता को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, ये बताते हुए आप दर्शकों को समझाएं।
राजीव, देखिए कल की बैठक में वैसे तो कई निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट में, लेकिन इसमें जो गोवध निवारण अध्यादेश पारित किया गया है उस पर सभी की निगाहें पहले से थी और सबको एक अनुमान आ सकता है और वो एक बड़ा फैसला कल लिया गया है। अब क्योंकि जो गोकशी की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए, जो गोवध के मामले हैं, गोवंश वध के, उनको रोकने के लिए जो 1955 का अधिनियम है उसको और कठोर बनाने का काम किया गया अध्यादेश के माध्यम से। क्योंकि इस समय विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए फिलहाल सरकार जो है वो कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत अब अगर कहीं पर भी गोवध का मामला आता है, गोकशी का मामला आता है, तो 7 से 10 साल तक की सजा मिल जाएगी। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। दूसरी चीज, पहले जो व्यवस्था थी उसमें जमानत बहुत आसानी से मिल जाया करती थी, अब वैसा नहीं हो सकेगा। होता क्या था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था वो जल्द ही जमानत पर छूट जाते थे और उसके बाद में एक बार फिर से वही धंधा शुरू हो जाता था। लेकिन अब इसको इतना सख्त किया गया है कि अगर जो भी इस काम से जुड़े हैं वो डरे। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता था कि जो चालक होते थे गाड़ी के, जिसमें ले जाया जाता था, या ऑपरेटर होते थे, तो उन लोग के ऊपर पूरा मामला डाल दिया जाता था और मालिक बच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसकी गाड़ी होगी उसके मालिक को भी इसके तहत उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जब तक ये वो पुष्ट नहीं कर देता कि उसकी जानकारी के बिना उसकी गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, तब तक वो भी सजा के लिए पात्र होगा, उसके ऊपर भी मुकदमा रहेगा। इसके अलावा जब किसी भी गाड़ी से इस तरह से गोवंश जो है बरामद किए जाएंगे तो उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 साल तक उस गोवंश को जो है उसका जो खर्च होगा पालन पोषण का वो भी उन लोगों से लिया जाएगा जिनसे वो बरामद किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो गोवंश है उसके संरक्षण के, उसकी रक्षा के लिए, गोकशी की घटनाओं को रोकने के लिए ये कड़ा फैसला लिया है। और जितने भी साधु संत समाज है उनकी तरफ से भी, समाज के बाकी लोगों की तरफ से भी, जो गौ सेवा से जुड़े लोग हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और लगातार वो लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गौकशी अगर होगी या फिर इस तरह से उनके साथ कुछ गलत होगा तो उस पर ये कड़े प्रावधान अब लगाए जाएंगे, कड़े कानून उसके लिए कर दिए गए हैं। 10 साल तक की सजा तो 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है और इसके साथ साथ कुल 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में वोट लगे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ SRMB रियल स्टील से। कॉफसिल्स, जिसका ट्रिपल रिलीफ फॉर्मूला वायरस बैक्टीरिया से लड़े और इसका सूदिंग इफेक्ट दे गले की खराश से 5 मिनट में राहत। कॉफसिल्स, empowering girls in their journey from classroom to boardroom, presenting 25% scholarship for all girl students. Log on to upes.ac.in. उत्तर मागे प्रदेश देखिए दोपहर 3 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद कन्नौज से एक बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर का रुख करते हैं। भीषण सड़क हादसा कन्नौज में हुआ है। बस और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत कन्नौज में हुई है। खबर कन्नौज से, जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। बस की और डीसीएम की जबरदस्त टक्कर में 12 लोगों के घायल होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। 4 की हालत इनमें नाजुक बताई जा रहे हैं। खुर्जा से गोंडा की ओर ये शादी वाली बस जा रही थी और दुल्हन समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीसीएम और बस में ये जोरदार भिड़ंत हुई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों की संख्या अभी 12 बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है और इसमें
दुल्हन भी शामिल है। नित्या मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। नित्या, बताइए कि कब ये हादसा हुआ, हादसे के कारण क्या कुछ रहे और घायलों की हालत कैसी है और संख्या कितनी है उनकी एग्जैक्ट? आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार इसका कारण बताया जा रहा है और देर रात की ये घटना है। ये कुर्जा से चलकर गोंडा शादी के लिए टूरिस्ट बस में सवार होकर बाराती जा रहे थे और कन्नौज से जलालाबाद में ये भीषण हादसा हो गया है, जो बस टेम्पो से टकरा गई है और इस दौरान करीब 12 लोग घायल हो गए थे, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर के हैरेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और अभी 8 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो कुल मिला के जो जिला अस्पताल में भर्ती है उनकी जो हालत है उनकी स्तर बताई जा रही है और किन कारणों से ये हादसा हुआ है इसके लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। ठीक है नित्या, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।